तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आज के इस लेट नाइट सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए अपने अपने जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे होंगे और रात को जगे होंगे और शायद सफलता के आप सगे होंगे, इसीलिए आज इतनी देर रात भी आप जगे होंगे। नमस्ते सभी साथियों को, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी 12 जनवरी 2025 मध्यांचल ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जामिनेशन हुआ था, क्लरिकल टू ऑफिसर ऑल स्किल का। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे क्लरिकल टू ऑफिसर। तो क्लरिकल टू ऑफिसर का जो मध्यांचल ग्रामीण बैंक का एग्जामिनेशन हुआ था, क्लरिकल टू ऑफिसर में 60 क्वेश्चन होते हैं। राम राम कर रहे हैं मोनिका जी, है ना? कोई साथी बोल रहे हैं गाना क्यों बज रहा है ना? गाना ही तो बज रहा है। प्रार्थना से शुरू होता है क्लास, है ना? या थोड़ा थोड़ा आप भी भजन कीर्तन करते रहिए। आपकी देखिएगा कोई भी इच्छा शक्ति जो है बढ़ जाएगी, आपकी प्रेरणा शक्ति बढ़ जाएगी। आप जिस काम में लगे होंगे उसमें थोड़ा मूवमेंट मिलेगा। तो वरुण जी, आवाज़ आ रही है? कोई साथी कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? यस सर, आवाज आ रही है यस सर। हाँ, गाना बज रहा था इसके पहले। यस सर, आ रही है सर आवाज। गाना गाना बज रहा था। जी, अच्छा गाना था सर। क्या गाना था? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, मतलब हमारे अंदर इतने अवगुण हैं, उनको देखोगे तो हमें भवसागर से कैसे पार मिलेगा, क्योंकि हम तो हैं आपके सहारे। अगर नाथ देखोगे। चलिए, तो हमारा प्रयास होना चाहिए जो कमियां हैं उनको पूरा करें और सीखते रहें। जीवन जो है गतिशील रहने का नाम है, और हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट आता है, जो परिस्थितियां आते हैं, उनका साहस के साथ और अच्छी ज्ञान कौशल के साथ सामना करना, सद्भाव में सामना करना, यही हमारा जो है प्रयास होना चाहिए। आमोद जी बोल रहे हैं हम हैं आपके सहारे। हाँ, हम भी हैं आपके सहारे। इसीलिए तो देखिए, आप लोगों ने रास्ता निहारे और हम आ गए बन के आपके प्यारे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे आमोद प्रमोद हो गया, बातचीत हो गया। मैं ये कहना चाह रहा था हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे उत्साह के साथ रहने से चीज़ें बड़ी आसानी से के साथ मिल जाती है। एक ये जो एग्जामिनेशन का रिव्यू है, साथियों से बात हुआ, एकदम सरल उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में कहा। क्या कहा? एग्जामिनेशन जो आया था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट श्रेणी में आया था। क्वेश्चंस क्लरिकल टू ऑफिसर का डिस्कस करेंगे। 60 क्वेश्चन बैंकिंग के, 40 क्वेश्चन लैंग्वेज के, टोटल 100 क्वेश्चन, नंबर होंगे 50, और 100 क्वेश्चन करने के लिए 80 मिनट का टाइम रहता है। तो शिव सेवक सिंह जी बोल रहे हैं बहुत कठिन था सर। वाह, देख लीजिए। और वैसे जो बहुत कठिन था कहने वालों का जो परसेंटेज है, 25% है। 25% साथियों ने कहा कि बहुत कठिन था, जैसा कि हमारे सेवक सिंह जी कह रहे हैं। और 50% लोगों का कहना था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मतलब कठिन की ओर था। तो 75 हो गया। 25% लोगों का कहना था कि सर ठीक था, क्वेश्चन लंबा था, लेकिन उसको एकदम इजी नहीं कहा जाए, एवरेज था। ये जो हम नंदन जी बोल रहे हैं एवरेज था। तो इसको मैं थोड़ा अलग श्रेणी से बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चन जो है एकदम इजी था, 20 क्वेश्चन जो है मॉडरेट था, 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट था। मतलब इसको इस श्रेणी में बांट दीजिए। और उन बहुत घुमाया हुआ था, तो उसी वजह से 20 क्वेश्चन इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, 20 क्वेश्चन मॉडरेट था, 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट था। आप सवालों का सामना करेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। और ये जो सवाल हमारे साथियों ने भेजा है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे महाकुंभ में अमृत की वर्षा की बूंद एक बूंद गिरी थी ना, ठीक उसी तरह से अमृत बूंद की तरह होते हैं ये सवाल, क्योंकि हमारे साथियों का बहुत सारा समय बचाते हैं। और 20-25 क्वेश्चन तो हूबहू आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। मैं तो बोलता हूँ अभी सेशन में जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे सारे आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। उसके बाद कुछ एडिशन होगा, 10-15 सवाल, 15-20 सवाल, उसके लिए आपको मेहनत करनी है।
अगर हमारे सेशन में से रिकॉल क्वेश्चन पार्ट देखते हैं तो 40% जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं। इस रिकॉल क्वेश्चन की खासियत ये है। अवनीश जी बोल रहे हैं वीडियो नहीं आ रहा है, एक बार लॉग आउट हो जाइए, बाहर हो जाइए, फिर आप इन करिए, जरूर आएगा। तो चाय पानी की व्यवस्था हो गई तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन, है ना। ठीक है वरुण जी, चाय वाय का चढ़ा दिए ना, चाय वाय चढ़ा दिए, रात का समय है ना। कैसे पढ़ते थे हम लोग, है ना, पास में चाय का ऑर्डर कर देते थे। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेना हूं। तो जैसे कि आप देखे होंगे, चेक से रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन आया है। क्या? चेक से रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन आया है। यहाँ पर सवाल है, वरुण जी सवाल क्या लिखा है पढ़ेंगे जरा? वरुण जी कोई साथी पढ़ेंगे, रात को हम लोग बात करते करते सीखेंगे। सवाल क्या लिखा है? आमोद जी A पढ़िए। bank that pays the amount of a check before collection become. हाँ, क्या होता है, कोई ग्राहक आता है और वो चेक जमा करता है हमारे पास, और हम उस चेक को कलेक्शन में भेज देते हैं, लेकिन अभी कलेक्शन होके आया नहीं है, रिटर्न भी आ सकता है, लेकिन हमने पैसा पहले दे दिया, जिसको बोलते हैं इमीडिएट क्रेडिट कर देते हैं। इमीडिएट क्रेडिट कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि हमने तत्काल पैसा दे दिया। तो इस कंडीशन में बैंक को क्या कहेंगे, ऐसा कुछ सवाल था। ये अगर सर कोई यही वाला था बैंक, सर। हाँ क्या बोलेंगे? होल्डर होल्डर इन फॉर ड्यू कोर्स वैल्यू। बोलते हैं। होल्डर होल्डर फॉर इन ड्यू वैल्यू। कोर्स। सर नहीं, होल्डर 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 फॉर 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 वैल्यू। 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 होल्डर फॉर वैल्यू। होल्डर फॉर वैल्यू। तो जैसे कि जी ऑप्शन में देखेंगे होल्डर फॉर वैल्यू, तो हमारे बहुत सारे साथियों ने इसको सही कर दिया। तो इसको हम, आप लोग चैट बॉक्स पर टाइप करते रहिए, इसको इजी श्रेणी में रखेंगे, मॉडरेट में रखेंगे, कठिन में रखेंगे, लिखते जाइए और फिर बाद में टैली कर लीजिएगा। तो ये इजी था, मतलब रिकॉल क्वेश्चन में से था, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि क्वेश्चन के वो जो लाइंस लिखे हुए थे उस लाइन को बढ़ा दिया था। चाहे कैसे भी बढ़ाए, ऑप्शन में गए होल्डर फॉर वैल्यू और टिक लगाए, क्वेश्चन कौन पढ़े, है ना। तो होल्डर फॉर वैल्यू रहेगा आपके ऑप्शन में, तो 95% चांसेस रहेगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन चाहे चार चार लाइन में हो, 5 लाइन में हो। तो हमारे आमोद जी बोलेंगे सर जय माता दी जाओ, है ना। क्या? गंगा जय जमुना माता दी। सरस्वती, है ना, जहाँ पे मिल जाए, और क्या संगम होता है, त्रिवेणी संगम है ना, वैसे टाइप का लगा देंगे होल्डर फॉर वैल्यू, और फिर उसके बाद आ जाएंगे। जी तो बैंक कलेक्शन से पहले अगर किसी चेक की राशि का भुगतान कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक जो है होल्डर फॉर वैल्यू होता है। मतलब कलेक्शन के बाद जो पैसा आएगा उसका होल्डर रहेगा, बैंक अपने पास रखेगा, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी भुगतान कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जो है इस तरह से है, इफ द चेक कैन बी ट्रांसफर बट कैन नॉट बी निगोशिएटेड, in such cases, the check holder will bear the title of a transferor only. एक चेक ऐसा है जो ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन निगोशिएट नहीं हो सकता, और इसमें निगोशिएट जो होगा केवल केवल वो बेटर टाइटल डीड, टाइटल जो ट्रांसफर होगा उसी को होगा। ऐसे चेक को क्या कहते हैं? मतलब बैंकर्स चेक है क्या? बैंकर चेक से, नहीं नहीं नहीं, इसको बोलते हैं नॉट निगोशिएबल, नॉट ओ निगोशिएबल अच्छा। इंस्ट्रूमेंट, नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप आमोद जी देखना, जो फिक्स डिपॉजिट रहता है ना, हालांकि वो तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट रसीद में लिखा रहता है नॉट निगोशिएबल। तो आमोद कुमार सिंह जी का जो फिक्स डिपॉजिट है वो हम किसी को जो है निगोशिएट नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। किसमें? आमोद कुमार सिंह जी के खाते में ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको नॉट निगोशिएबल कहते हैं, उसमें नॉट निगोशिएबल लिखा रहता है, देखना। तो यहाँ पर नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर ये चेक में अनिल शर्मा लिखा हुआ है तो अनिल शर्मा को ही ट्रांसफर होगा। तो द टाइटिल जो होगा, चेक होल्डर का जो टाइटिल है, विल बियर द टाइटिल ऑफ ए ट्रांसफरर ओनली। मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है उसका जो पेई होगा वो भी यही टाइटिल का होगा, उसी को बोलते हैं नॉट निगोशिएबल चेक। तो ये भी जो है अभी प्रमोशन एग्जाम के में सवाल में नॉट निगोशिएबल चेक का ये काफ़ी रिपीट हो रहा है। हालांकि हमारे साथियों ने कहा कि ये सवाल जो है ऐसे घुमा के दिया था, लेकिन आप इसको मूलतः समझ लीजिए। जब ऐसे लंबा क्वेश्चन होगा तो आप उसमें जाके लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा, हिंदी में पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी चेक इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है लेकिन निगोशिएट नहीं किया जा सकता है।
मतलब यहाँ पर उसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता है। इंडोर्स करेंगे तो सिर्फ सिर्फ उसी व्यक्ति को किया जा सकता है जिसका टाइटल ट्रांसफर का टाइटल होना चाहिए। नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। हाँ हिंदी में सेवक सर और जी नहीं कुछ पढ़ने कहना में आ रहा चाहेंगे? था। हाँ जी। हिंदी में तो और सर नहीं पढ़ने में आ रहा था। अच्छा, हिंदी में और कठिन था। हाँ, लैंग्वेज सर ऐसी चेंज हो जाती है, जैसे चेक को लिखत कहते हैं हम, बहुत सारी उसमें नहीं समझ अच्छा में आता कि हाँ, क्या है लिखत क्या नहीं। कहते हैं। हाँ हाँ, हाँ तो इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, तो उसमें और कंफ्यूजन हो जा रहा था। हाँ, इंस्ट्रूमेंट को अभिकर्म कहते हैं, ऐसा कुछ होगा ना। हम्म। हाँ, चेक को लिखत कहते हैं, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा लिखत क्या है जो है, ऐसा करके। हाँ, ये भी बात है। और सर मतलब एक एक क्वेश्चन जो हो, कई क्वेश्चन थे जो कि जनरल बैंकिंग थे, जैसे इंट्रो चेक का आया जो है, हाँ। इंडोर्समेंट का आया, लेकिन वो चार चार लाइनों में लिखा हुआ था कि मतलब पढ़ के आदमी कंफ्यूज हो जा रहा था पूछ क्या रहा है। वो तो ऑप्शन देखे कि ये हाँ ऑप्शन में इंडोर्समेंट है, इंट्रो चेक है, तो समझ में आया कि हाँ ये चीज है। हम्म। हाँ, बताया काफ़ी साथियों ने। वो सवाल जो है इस तरह से आ रहे हैं, और इसीलिए हम लोग साथियों को आगाह कर रहे हैं और चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। तो कई साथियों का तजुर्बा ये रहा कि सर सवाल इतने लंबे लंबे दिए हैं, तो उन्होंने पूरे सवाल को पढ़ भी नहीं पाया उस टाइमिंग में। उन्होंने कहा 10-15 सवाल हम देख भी नहीं पाए सर, हमें याद भी नहीं आ रहा है वो 15 सवाल। तो अभी भी मेरे पास सिर्फ सिर्फ कितने 45 सवाल ही आए हैं। मतलब अभी 15 सवाल और अभी जो है साथी लोग याद कर रहे हैं। सेवक जी, आप भी कुछ सवाल जो है भेज देना ताकि कल हम इसको पूरा कर लेंगे, है ना। जी आज जी देख जी। लेना कितने सवाल बचे हैं, फिर और सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सर तो मेरे आपने पास नॉट 45 नेगोशिएबल बना क्वेश्चन है। लिया ना। हाँ मनीष जी। जी जी जी। मेरे पास 45 क्वेश्चन है सर। हाँ, उसको भेज देना हम मनीष लोगों जी, ने। हैं? ओके सर। भेज देना। अभी 45 है मेरे पास, लेकिन आप हो सकता है आपका जो सवाल है कुछ और होगा, तो मिला के हो सकता है ज़्यादा हो जाए, 55 सवाल हो जाए। वैसे हम लोग का तजुर्बा ये रहता है कि 52, 55, 56 सवाल तो आ ही जाते हैं। चलिए, तो ये सवाल जो ओके। है नॉट नेगोशिएबल। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज इंडोर्समेंट। तो हमारे सभी साथी ध्यान देंगे। मैं सभी आरआरबी और नेशनलाइज बैंकों में भी ये देखा हूँ कि चेक से जुड़ा हुआ बहुत सवाल आ रहे हैं, 5 सवाल आ रहे हैं, इनके में तो 8 सवाल आया, 6 से 8 सवाल आए, बराबर है ना सेवक जी या मनीष जी? चेक से जी सर, जी सही है सर, सही कितने सवाल आए होंगे है। यस चेक सर, यस से? सर। 8 से 10 सवाल सात थे आठ सर सवाल चेक आ गए से। थे। तो चेक वाला हम जो वीडियो है हमारा, दो अभी फिर से हम लोग साझा कर देंगे, उसको अच्छे से देख लेंगे हमारे साथी। क्योंकि अभी सभी बैंकों के एग्जामिनेशन में चेक से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है। तो ये आपके में भी रिपीट होगा। इंडोर्समेंट क्या है पूछा गया है। तो इंडोर्समेंट जो है, शर्मा जी बोले ऑर्डर चेक भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, नॉट निगोशिएबल को ऑर्डर चेक नहीं बोलेंगे, है ना। वो नॉट निगोशिएबल तो आपका जो है क्रॉसिंग से रिलेटेड है ना। नॉट निगोशिएबल लिखेंगे तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन निगोशिएट नहीं हो सकता। तो इंडोर्समेंट के लिए जब पूछा जाता है, ये कैसे सवाल आया था? इंडोर्समेंट पूछा था कि वर्ड लिखा था और उसमें इंडोर्समेंट ऑप्शन में था। नहीं, इंडोर्समेंट लिखा था क्वेश्चन। इंडोर्समेंट क्या है ऐसा लिखा था। यस सर, यस। ओके। तो ऐसी बताया ऐसी था सर। ऐसी कार्रवाई जिसमें कोई कस्टमर चेक के पीछे साइड साइन कर देता है ताकि चेक से जो राशि है वो किसी तृतीय पक्ष को भुगतान हो जाए, निगोशिएट हो जाए, तो ऐसी कार्रवाई को इंडोर्समेंट कहते हैं, पृष्ठांकन कहते हैं। तो द एक्ट ऑफ साइनिंग अप इन द बैक साइड ऑफ चेक फॉर the purpose of transfer the amount of check to someone else is called endorsement। तो किसी चेक के पीछे साइन कर देना इस उद्देश्य से कि, अच्छा इंडोर्समेंट ऑप्शन में था बोल रहे हैं, मतलब ये वर्ड जो है क्वेश्चन में लिखा होगा, इंडोर्समेंट ऑप्शन में लिखा था, ऐसा है ना। सर बैक एंड फेस, फेस ऑन द बैक एंड फेस पे भी तो हो सकता है ना इंडोर्समेंट। क्या फेस पे क्या हो सकता है? जैसे बैक साइड पे इंडोर्स, उसके फेस सर साइड पे नहीं। इंडोर्समेंट बैक और फ्रंट दोनों हो सकता है ना। दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। इंडोर्समेंट पे देखो, बैक क्या होता है, फ्रंट साइड में पेई होता है, बैक साइड में एंडोर्समेंट होता है। आप चेक को जाके पीछे देखना, ठीक है। लास्ट टाइम यही वर्ड यूज किया था, लास्ट बार जो एग्जाम दिए थे सर, तो बैक एंड फेस इंडोर्स ऐसा हाँ, कुछ वर्ड यूज किया था। तो आप क्या है, इंडोर्समेंट जो होते हैं फर्स्ट साइड में वो इंडोर्समेंट नहीं होता है, वो पेई का होता है, ठीक है। और बैक साइड में जो साइन करते हैं वो इंडोर्समेंट रहता है। आपके चेक में भी पीछे इंडोर्समेंट की जगह होती है ना। तो उसको इंडोर्समेंट कहते हैं। और जो फ्रंट में रहता है वो पेई रहता है।
और अगर आप जो बैंक को आता है, बैंक में सील लगा देते हैं ना, तो बैंक में सील लगा दें तो क्या होता है, वो फिर स्पेशल हो जाता है। उस जैसे आपके पास कोई चेक आता है, तो चेक आने पर आप क्या करते हो, सबसे पहले उसमें गोल सील लगा देते हो बैंक का कलेक्शन के लिए। तो इस क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर उसको कोई चोरी करके ले गया, दूसरे बैंक में नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका पेमेंट जो है आपके पर्टिकुलर बैंक में आएगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है, आप ये इंडोर्समेंट का आप ऐसे ही जो है आप ये स्क्रीन, अब ये थोड़ी देर बाद जब सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं इसके स्पेशल सेशन दे दूंगा, जिसमें टाइप ऑफ चेक, इंडोर्समेंट, सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी सवाल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग? जनरल क्रॉसिंग क्या है? तो ये तो कॉमन सीरीज का सवाल है। जनरल क्रॉसिंग क्या है आमोद जी? जनरल क्रॉसिंग किसे कहते हैं? इंडोर्समेंट चेकर बिल सेक्शंस के बैक two है। parallel line on the face of the check. हाँ। किसी भी चेक के फेस पर या कहीं पर भी, मतलब यहाँ सेंटर पे भी कर दिया, दो पैरेलल लाइन अगर खींच दिया जाए तो उसको जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये जनरल क्रॉसिंग की परिभाषा पूछा गया। द check bears across its face an addition of two parallel transverse line is called general crossing। और जनरल क्रॉसिंग हो जाने पर यह होता है कि उस चेक का भुगतान काउंटर पे कैश के रूप में नहीं होगा, उसका भुगतान अकाउंट पे होगा। ये बात है। और सेवक जी ये बताइए, स्पेशल क्रॉसिंग का भी एक सवाल देख रहा था, स्पेशल क्रॉसिंग का भी आया था सवाल कुछ क्या? स्पेशल क्रॉसिंग पर भी आया था एक सवाल। सवाल ये हाँ ये जी। क्वेश्चन तो सर बहुत हौला दे दिया था। हाँ, क्या दिया हम था? बहुत सिंपल था क्वेश्चन। सिंपल, हाँ नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। बट स्पेशल क्रॉसिंग देखो, चेक से अभी 4 क्वेश्चन तो लगातार हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन बोल रहे हैं। अगला देखो, व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट का डेफिनेशन पूछा गया। ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि बैलेंस शीट का डेफिनेशन क्या है। तो बैलेंस शीट क्या है? किसी भी फर्म का किसी पर्टिकुलर डेट पे एसेट और लाइबिलिटी का स्टेटमेंट होता है, या वो फर्म क्या ओन करता है, क्या ओज करता है, उसका स्टेटमेंट होता है। तो अनु जी बता रहे हैं यही सवाल, यही आंसर आया था। सर नेट ओज वाला है बैलेंस जो आप शीट बता इज रहे ए हैं। स्टेटमेंट ऑफ ए फर्म ओज आर ओन एंड ओन ऑन द पर्टिकुलर डेट। तो यहाँ पर जो है उसका आंसर होगा कि ए बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स ए कंपनीज एसेट एंड लाइबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो यहाँ पर दो तरह के आ रहे हैं, एसेट और लाइबिलिटी भी होता है, ओज और ओन भी होता है। ओज मतलब हमारी लाइबिलिटी है, ओन मतलब खुद का एसेट्स है। तो यहाँ पर क्या आया था सेवक जी, अनु यही जी? ऑप्शन आया था जो आप बता रहे सर, ओज वाला यही ऑप्शन ओज आया था। आता है, यही सिंपल। ऑप्शन था सर, यही। बिल्कुल डिट्टो यही था सर। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमारे साथी जान भी गए होंगे मतलब बैलेंस शीट जो है ये क्या है, ये हम सवाल आया था। ये सवाल देखिए, बैंकिंग इज डिफाइंड इन विच एक्ट? अब हम लोग हाँ, इतने सालों से बैंकिंग करते आ रहे हैं, है ना, लेकिन सेक्शन ये सवाल 5 मैं है देख रहा हूँ ऑप्शन। पिछले 2019 से लेके अभी वो चल रहे हैं, हम लोग 2025 आ गए। लेकिन ये सवाल जो है आरआरबी में, खास करके आरआरबी के प्रमोशन एग्जाम में ये सवाल बार बार पूछता है। और हमेशा पूछता है। अभी तो पिछले 3 साल में तो आप देख लीजिए, हर बैंक में ये सवाल पूछता है कि बैंकिंग को किस में डिफाइन किया गया है, कौन से एक्ट में। तो बैंकिंग की डेफिनेशन किस में की गई है सेवक जी? इसको भी घुमा के दिया था कि वन लाइनर था ये? सर नहीं ऑप्शन सर, में वन लाइनर तो कोई आता क्वेश्चन नहीं था सर। नहीं था? सेक्शन नहीं था ऑप्शन में। तो इसमें क्या, कैसे सवाल अभी पूछा था, कुछ बता पाएंगे? एक था सर, आरबीआई एक था, इसी तरह से था। अच्छा, इस तरह से था, सेक्शन नहीं सिंगल दिया लाइन सर नहीं था? उसमें। हम्म। जी सर, सर सेक्शन नहीं सिंपल था। इसी तरह था। सिंपल इसी तरह था ये वाला। ठीक है, बैंकिंग की ये परिभाषा दी गई है अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग की परिभाषा ये है कि बैंकिंग की जो परिभाषा अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन में दिया है कि बैंकों को ग्राहकों से जमा स्वीकार करना है ताकि उसको ऋण के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में डिप्लॉय कर पाए। और साथ ही साथ जब भी ये जमा किए गए ग्राहकों के द्वारा मांग की जाएगी तो उनको उनके ऑन डिमांड में वो पैसा वापस किया जाए। ये बैंकिंग की परिभाषा है। साथ ही साथ ग्राहक सेवा दी जाए। तो बैंकिंग की परिभाषा में अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये आप ऑप्शन में सही लगा दिए होंगे। ज़्यादातर साथी इसको सही किए हैं। काउंटरफिट नोट्स डिटेल इज टू बी सेंड टू विच डिपार्टमेंट ऑफ हेड ऑफिस? ये सवाल जो है अभी अभी मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर से ये सवाल पूछना चालू किया। नॉर्मली ये सवाल पूछता था काउंटरफिट करेंसी नोट में कि कितने नोट होंगे तो एफआईआर करेंगे, कितने नोट
से कम होंगे तो कंसोलिडेटेड लेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी एक सवाल पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और जो आपके पीएमएलए है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, इन्होंने ये सभी एचओ को ऑर्डर दिया है, सभी बैंकों को ऑर्डर दिया है कि हेड ऑफिस में एक डिवीज़न होना चाहिए जो काउंटरफिट करेंसी नोट्स डिटेल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है एफआईयू के साथ साझा करे। आपके बैंक के एचओ में भी कोई डिपार्टमेंट सेल होगा, और इसके लिए जो है विप्लव दास क्या लिखे हो, आईएडी, क्या फुल फॉर्म होगा इसका आईएडी का? तो इसको सुधार लीजिए आप। सभी बैंकों में यही सेल है जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाऊंगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट गाइडलाइन है। गवर्नमेंट कहता है कि सभी बैंकों को अपने एचओ में फोर्ज नोट विजिलेंस सेल की स्थापना करनी है, फोर्ज नोट विजिलेंस सेल की स्थापना करनी है। और ये जो है सभी ब्रांचेस से इंफॉर्मेशन जो है उनको 7 तारीख तक देना ही देना है आरबीआई को, ये एफआईयू को, और ये जो है इंफॉर्मेशन देना होता है, इसीलिए आरबीआई को भी देना होता है ये इंफॉर्मेशन। तो आप फोर्ज नोट विजिलेंस सेल जो है ये आप नोट कर लीजिए। तो फोर्ज नोट में ये होता है, काउंटरफिट करेंसी नोट में इसकी रिपोर्टिंग 7 तारीख तक आरबीआई को करनी होती है। मैंने तुक्का लगाया इसी को, सही हो गया तुक्का है। बहुत बढ़िया। फोर्ज नोट विजिलेंस सेल जो है इसमें एचओ में है, और ये सभी बैंकों का है, पर टीजीबी या दूसरे बैंकों का भी आएगा तो आप लोग इसी को ही टिक लगाइएगा। सर इसमें कुछ समय निर्धारित है क्या, जो इतना दिन के अंदर इसको हाँ, इन्फॉर्म क्या होता करना है है? देखिए मैं बता रहा हूँ। ये जो समय निर्धारित वाले जितने भी हैं उनको जो है आप जरूर पढ़िएगा। जैसे सीटीआर होता है, ये हमारा जो केवाईसी का जो पिलर है, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, सीटीआर जो है महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर एफआईयू को देना होता है। एसटीआर जो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है। ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जिस समय कंफर्म हुआ उसके 7 दिनों के अंदर एफआईयू को देना होता है। और एक होता है काउंटरफिट करेंसी नोट। काउंटरफिट करेंसी नोट की रिपोर्ट होती है, 7 दिनों में आरबीआई को देनी होती है, 15 दिनों में एफआईयू को देनी होती है। और एक होता है जो वायर ट्रांसफर का जो एक रिपोर्ट होता है, वो भी 15 दिनों के अंदर देनी होती है। ठीक है। 5 लाख से ऊपर के जो ट्रांजेक्शन है, क्रॉस बॉर्डर जो रेमिटेंस होते हैं, उनके उनका भी एफआईयू को देनी होती है। तो ये जो है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ चीज़ है। और काउंटरफिट करेंसी नोट एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे। तो काउंटरफिट करेंसी नोट में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला, कि काउंटरफिट करेंसी नोट मिलता है तो आप क्या करोगे? तो इम्पाउंड करेंगे करके टिक लगा देना। काउंटरफिट करेंसी नोट प्राप्त होता है काउंटर पे, नकली नोट प्राप्त होता है तो आप क्या करेंगे? जब्त करेंगे, इम्पाउंड करेंगे। दूसरा, जब काउंटरफिट करेंसी नोट मिलता है तो वहाँ पर हम एक सील लगाते हैं। वो सील जो है उसमें लिखा रहता है इम्पाउंडेड करके लिखा रहता है। उस सील का साइज क्या होता है? 5x5। 5x5 सेंटीमीटर। ये एक दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि अगर एक सिंगल डिपॉजिट में कितने काउंटरफिट करेंसी नोट प्राप्त होते हैं तो ये जो है एफआईआर करने की जरूरत है, नोडल ऑफिसर एफआईआर करेगा। तो 5 या 5 से 4 से अधिक मतलब 5, या 5 से अधिक। तो कई बार क्वेश्चन घुमा देता है। 4 से अधिक लिखा रहेगा वो भी सही है, 5 लिखा रहेगा वो भी सही है, 5 से अधिक लिखा रहेगा वो भी सही है। तो आंसर लिखेगा ए बी सी तीनों सही है। ठीक है। इन नेशनलाइज बैंक में ऐसा पूछा गया है। हो सकता है अभी जैसा हमारे साथी लोग बता रहे हैं कि डिफिकल्ट हो, जैसा भी घुमाए थोड़ा पढ़ के ठीक कर लीजिएगा। तो एक तीसरा सवाल है। चौथा सवाल ये पूछता है कि काउंटरफिट करेंसी सर नोट के जो बिलो बिलो 5 मतलब 4 मिलता है या 4 से कम मिलता है तो उसकी रिपोर्ट। हाँ मोनिका जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, कोई सर साथी बोल। ऑप्शन में अगर 4 और 4 से अधिक 5 और 5 से अधिक हो तो कौन सा टिक लगाएं फिर? ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आज तक नहीं आएगा, है ना। 4 और 4 से अधिक तो वो गलत हो गया वो, है ना। 4 या 4 से अधिक हो गया तो वो ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं है ना। एक तो ऐसा कंट्राडिक्टरी नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा आया 4 या 4 से अधिक या 5 या 5 से अधिक, तो 5 या 5 से अधिक में टिक लगा दीजिए, आपका सही होगा। मतलब आप सरल भाषा में समझ लीजिए, अगर कोई ग्राहक आता है एक सिंगल डिपॉजिट में 5 नोट नकली मिल जाते हैं या 5 से अधिक मिल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे उसमें? हम रिपोर्ट करेंगे नोडल ऑफिसर को। नोडल ऑफिसर कहाँ होता है? आपके रीजनल ऑफिस में होगा। और वो नोडल ऑफिसर जो है एफआईआर करेगा और नोट उनको देगा, क्योंकि यहाँ पर क्राइम हो गया।
फिर वो नोट जब वापस, हाँ, तो फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कि अगर मान लीजिए 4 से कम नोट मिलते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, ये भी सवाल बनता है फोर्ज नोट में। तो हम क्या कहते हैं उसमें जी कि 4 से कम नोट मिलते हैं तो हमारे जो हम बैंक के अधिकारी हैं वो महीना भर का रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है वो पुलिस को देते हैं कि हमारे पास महीना भर में इतना रिपोर्ट आया। तो पुलिस को एफआईयू को देने के लिए 15 दिन का होता है और आरबीआई को देने के लिए 7 दिन को होता है। तो आपके एचओ में आप लोग को दे होंगे या रीजनल ऑफिस को बोलते हैं 5 तारीख तक हमारे पास दे दो, ताकि हम 7 तारीख तक आरबीआई को सबमिट कर पाएंगे। ये सवाल है। एक सवाल और पूछता है कि जो काउंटरफिट करेंसी नोट प्राप्त हुए हैं या नकली नोट प्राप्त हुए हैं उनको हम पुलिस को दिए, पुलिस हमें वापस करता है तो कितने समय तक प्रिजर्व रखना है? जी कितने समय 3 तक साल प्रिजर्व रखना है? 3 साल 3 years. 3 साल तक, है ना। और अभी मैं बातों बातों में एक चीज़ याद आया, बता दे रहा हूँ। जो हम लोग का कोई चेक कलेक्शन के लिए आता है उसको स्कैन करके कलेक्शन में भेजते हैं, उसको कितने समय तक के लिए प्रिजर्व रखना है कलेक्टिंग बैंक को? 10 years, 10 years. 10 ईयर्स। ये थोड़ा याद रख लीजिए, अभी पूछना चालू कर दिया है आपके में, हो सकता है आ जाए। कितना तक 10 ईयर? अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है चेक लेके, बप्पीदा आ गए, है ना, चेक लेके आ गए, तो आप क्या करते हो, चेक को नहीं भेजते हो, चेक तो अपने पास रखते हो ओरिजिनल चेक, लेकिन आप क्या करते हो, मशीन में चढ़ाते हो, फास्ट स्कैनर आपके पास एकदम क्लियर स्कैन कर देता है ना। स्कैन करके आप क्लियरिंग हाउस भेज देते हैं, ठीक है। तो क्लियरिंग हाउस भेज देते हैं और उस चेक को, ओरिजिनल चेक को आपको 10 साल तक रखना है। ऐसा ये क्योंकि ये सेटलमेंट पॉलिसी आरबीआई का गाइडलाइन है, तो ये पूछ रहा है। नॉर्मली हमारे साथी गलत कर दे रहे हैं, 5 साल लिख दे रहे हैं, कोई कुछ लिख दे रहा है। तो अब ये चेक कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ना कहीं क्राइम होगा, कुछ होगा, तो उसको देखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर 10 साल के लिए बोला गया है। अगर केवाईसी में बोलेगा कि रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन ट्रांजेक्शन आप जो बाउचर है उसका कितना रखना है, तो 5 साल रिवाइज गाइडलाइन में। 5 years. पहले 10 साल था, उसको घटा के 5 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, ग्राहकों की संख्या बढ़ी है, ट्रांजेक्शन बढ़ा है, और ब्रांच कितने हैं उतने ही हैं, ब्रांच का साइज तो बढ़ा नहीं है। 800 से 1000 स्क्वायर फीट है, रूरल ब्रांच है। अगर वो डॉक्यूमेंट उतने रखेंगे तो फिर पता चला ये कहाँ बैठेंगे हमारे, वरुण जी कहाँ बैठेंगे, आमोद जी हैं, सारा तो गठरा बैठ जाएगा डॉक्यूमेंट का, है ना। चलिए, जी तो यहाँ पर ये काउंटरफिट का इतने सारे सवाल हैं। आप कोई भी सवाल आएगा आप बना लोगे। ये सवाल एडिशनल है कि काउंटरफिट करेंसी नोट के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है सभी बैंकों को कि सब अपने अपने हेड ऑफिस में एक सेल बनाएं, सेल स्टेब्लिश करें जिसका नाम है फोर्ज नोट विजिलेंस सेल। ये फोर्ज नोट विजिलेंस सेल रिपोर्ट इकट्ठा करेगा और अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो पुलिस को लाइजनिंग करेगा, बताएगा, ताकि इस तरह का नोट गतिविधि बैंक में ना हो। हु प्रोवाइड रीफाइनेंस टू द रीजनल रूरल बैंक? रीजनल रूरल बैंक नाबार्ड को रीफाइनेंस कौन प्रोवाइड नाबार्ड. करता है? हैं? नाबार्ड. नाबार्ड. नाबार्ड प्रोवाइड करता है। ये आरआरबी से जुड़ा हुआ जो है, ये हमको इसमें बार बार इसलिए पूछता है नाबार्ड के लिए। तो नाबार्ड जो है एक रीफाइनेंस एजेंसी है आरबीआई का, जिसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, या हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं। भारत का एक प्रमुख विकास बैंक जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को, क्योंकि बार बार हम लोग इसको पढ़ते हैं इसलिए याद हो गया, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य रहता है कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ग्रामीण एरिया में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लोगों को मदद करते हैं उनको वो वित्तीय सहायताएं प्रदान करता है। तो नाबार्ड जो है पूरे देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक शीर्ष बैंक कहलाता है और छोटे और कुटीर उद्योगों को भी विकास में मदद करता है। तो नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप जरूर रख लीजिएगा, अगर कहीं मौका मिले इंटरव्यू वगैरह में बोलने का, तो आप लोग कम से कम इतना 1.5-2 मिनट बोल पाएं, इसके लिए 2-3 वर्ड जो है आप बार बार सुनते होंगे। मैं हर बार जब ये क्वेश्चन आता है तो ये बताता हूँ, तो आप लोग इतना बता देंगे तो इंटरव्यूअर को लगता है कि हाँ इनको जानकारी है। तो नाबार्ड है। कुछ और नाबार्ड की स्कीमों के बारे में बता दीजिएगा, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इंटरेस्ट सब्सिडी का बात है। फिर उसके बाद एसएचजी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें बताने योग्य तुरंत तुरंत होनी चाहिए। तो रीजनल रूरल बैंक को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जो है रीफाइनेंस करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन से क्या आया था सेवक जी, मनीष जी, अन्नू जी? क्या सवाल पूछा था ये?
ओम्बुड्समैन से क्या सवाल पूछा था सर बताइए। ओम्बुड्समैन का क्वेश्चन था कि यदि ओम्बुड्समैन कोई चीज वो पारित करता है, आदेश पारित करता है, तो उसको बैंक में कितने दिन में इम्प्लीमेंट करना 30 दिन में करना है। 30 दिन। है? ये सर यही है। हाँ, तो जब आदेश पारित करता है, अवार्ड पारित करता है, तो अवार्ड एक्नॉलेज होने के 30 दिनों के अंदर बैंक को जो है पे करना होता है। मान लीजिए कोई अवार्ड जारी किया, तो अवार्ड, मान लीजिए ओम्बुड्समैन ने अवार्ड दे दिया कि बप्पीदा को 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। अब बप्पीदा अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उससे एक्सेप्टेंस से 30 दिनों के अंदर देना होता है। अगर नहीं किया तो विवाद बढ़ता रहेगा, है ना। 15 दिन का, तो ऐसा है, जो न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम आया है उसमें ये बात कही गई है कि कोई भी कस्टमर की अगर शिकायत है तो पहले वो बैंक में जाएगा। बैंक में उसको समय दिया जाएगा 30 दिन का। 30 दिन के अंदर अंदर अगर जवाब नहीं मिलता है तो वो ओम्बुड्समैन में जा सकता है 1 साल के अंदर। ठीक है वो। और दूसरा कि अगर बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो भी वो 1 साल तक ओम्बुड्समैन जा सकता है। ओम्बुड्समैन में जाने के बाद ये जो नई ओम्बुड्समैन स्कीम है उसमें ही कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर कोई इंटरिम रिप्लाई जरूर आना चाहिए कि भाई हम कोई शिकायत मिली है, हम इसमें कार्रवाई शुरू कर दिए हैं महोदय, अभी ये चीज़ें हैं करके, ये इंटरिम रिप्लाई। अगर 15 दिनों के अंदर रिप्लाई नहीं देते हैं तो 13(1) इशू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कि अब एक्स पार्टी अवार्ड हो सकता है, आप अपील करने का अधिकार खो दिए। और अगर आप 15 दिनों के अंदर जवाब दे दिए हैं कि महोदय हमें शिकायत मिली है ओम्बुड्समैन लोकपाल के माध्यम से, ग्राहक की जो समस्या है वो अनअथराइज डिजिटल ट्रांजेक्शन्स से जुड़ा हुआ है, हमने अनअथराइज डिजिटल ट्रांजेक्शन की जो क्लेम वगैरह है या जो भी उनके फ्रॉड केस है हमने अपने एचओ में भेज दिया है महोदय, इस पर कार्रवाई चल रही है, इसमें थोड़ा समय लग रहा है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि और हमें थोड़ा समय दिया जाए करके आप सबमिट कर दीजिए। अगर ऐसा सबमिट कर दिए, ग्राहक को पत्र लिख दिए कि आपकी शिकायत प्राप्त हुई, हम इसको आवश्यक कार्रवाई तो हमारे अनुभाग में या जो संदर्भित विभाग में भेज दिए हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट रिप्लाई आपका 15 दिन में चले जाना चाहिए। फिर फाइनल रिप्लाई 30 दिनों में जाना चाहिए। और अगर एडिशनल टाइम आ रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बीओ को, वो फिर आपको ये 30 दिनों के अंदर अंदर इसको जवाब या रिजोल्यूशन देनी चाहिए। सर रिप्लाई सबमिट करने नहीं पूछा था, कोई बात नहीं। ये तो आपने ही पूछा था कि अवार्ड मिल, ये सवाल तो डिस्कस हो गया, अवार्ड मिल गया तो कितने दिनों के अंदर उसको कंप्लायंस करना है, 30 डेज। चलिए, एक क्वेश्चन था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, ये क्या पूछा था सेवक जी। इसमें सर पूछा था कि फैमिली में कौन कौन मान्य हैं, उसमें जो है हाँ पति हाँ। एवं पत्नी और अविवाहित बच्चे एवं सीनियर सिटीजन गार्जियन उनके उसके ऐसे माता करके। पिता का, उसके माता पिता। अच्छा। हाँ, माता पिता। तो आपने उसको क्या लिखा। पति पत्नी उसमें सभी अविवाहित था बच्चे। जो है। अच्छा। और जो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक ऐसा अभी स्कीम्स है कि जिसमें ये सवाल जो अभी हमारे साथियों ने बताया, ये पूछ रहा है इसमें फैमिली कौन कौन से होंगे। तो इसमें फैमिली जो मेंबर होंगे वो होंगे आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, और दूसरा कौन हो सकते हैं, अविवाहित बच्चे अनमेरिड उसके साथ। अनमेरिड बच्चे। ठीक है। तो ये आप अगर किए हैं तो ये अच्छा है, शायद स्कीम्स में आपने पढ़ा भी होगा। मैं अभी देखा हूँ कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जो है ना, ये सवाल जो है पूछ रहा है नेशनलाइज बैंकों में भी। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में एक सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में भी जरूर आएगा। तो इसको सही किए सेवक जी, आप सही लिखे। एकदम सही हो गया सर। चलो, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार द्वारा, जो आर्टिसन या क्राफ्ट पर्सन है उनको ट्रेनिंग स्किल देना है, फिर फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, फिर उसके बाद टूल किट भी देनी है। तो उसके लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है 1 लाख ट्रांच 1 में और 2 लाख ट्रांच 2 में देना है। इसमें जो फैमिली मेंबर होंगे वो फैमिली मेंबर में हस्बैंड वाइफ और अनमेरिड चाइल्ड हो सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है, वन फैमिली मेंबर को ही इस योजना में लाभ मिलेगा, केवल केवल एक फैमिली से एक, है ना। और सर दूसरा इसका कंडीशन जो ये,
नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है सर? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है क्या? MSME एमएसएमई है ना, मिनिस्ट्री ऑफ MSME एमएसएमई है ना। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यहाँ पर जो है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई सेम स्कीम्स का फ़ायदा लिया है तो वो 5 साल के तक उसको लोन नहीं मिलेगा। पिछले 5 साल में अगर लिया है तो उसको नहीं मिलेगा। एज जो है एटलीस्ट 18 साल होने चाहिए। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ये बेनिफिट पहुंचाने के लिए है। और इसमें स्किल और साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है दिए जाएंगे। साथ में टूल किट भी दिया जाता है 15,000 का। और इंसेंटिव भी दिया जाता है ट्रेनिंग का। कितना रुपए इंसेंटिव दिया जाता है? 500 रुपये सर। 500। मोनिका जी सवाल पूछ रहे हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं क्या, बताइए। पेरेंट्स नहीं हो सकते इसमें, ठीक है। चलिए, अगला है आपका, हु इज द नोडल एजेंसी या पीएमईजीपी। पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी केवीआईसी कौन है? केवीआईसी। केवीआईसी तो इसको तो घुमा के नहीं पूछा होगा, है ना, इसको तो नहीं सीधा सर, सीधा सीधा पूछा सीधा होगा। सही है। है खादी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है। तो पीएमईजीपी के लोन जो है अभी इसमें चेंज बदलाव किए गए हैं। पीएमईजीपी एक ऐसा स्कीम्स है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सदाबहार प्रश्न है ना। आजा बहारों की मलका, मतलब मौसम है जल्दी आ जाओ, ये वाला मौसम वाला क्या बोलते हैं क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, फर्स्ट ट्रांच में जो लोन होगा वो 50 लाख मैक्सिमम उसका प्रोजेक्ट कास्ट, और सर्विस में 20 लाख। और जो ट्रांज 2 में है पीएमईजीपी 2, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में कितना लोन होगा, कोई साथी बता पाएगा? 100 लाख मैन्युफैक्चर में तो 100 लाख और सर्विस में 25 लाख। 25 लाख, ठीक है। 25 लाख 1 करोड़। 25 लाख 1 करोड़, बढ़िया। और पीएमईजीपी में हालांकि ये सदाबहार प्रश्न है, हमारे साथी ने जैसे कहा, केवीआईसी इसका नोडल एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। बाकी तो सब्सिडी है, रिपेमेंट पीरियड है। फिर पूछता है सब्सिडी आता है तो कितने साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कितने साल के लिए करते हैं वो टाइप करके बता दें। 3 इयर्स पॉपुलर सीरीज का सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। एनडीटीएल Statutory liquidity ratio is maintained by the banks on which deposit। जो बैंक को नेट क्या कुछ डिमांड रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता एनडीटीएल है। हाँ, सर रिजर्व रेशियो। सीआरआर पे आया था, सीआरआर पे नहीं आया था सर। एसएलआर का नहीं आया था, सीआरआर का आया था। नहीं नहीं, सीआरआर पे आया ओके, हाँ मनीष जी, किसका आया था? सीआर पे आया, सीआरआर पे आया। चलिए कोई बात नहीं। तो एसएलआर और सीआरआर दोनों में जो है वो हम मेंटेन करते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। तो क्या होता है, बैंकों को कुछ रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, एसएलआर और सीआरआर। सीआरआर मतलब बैंक के जो डिपॉजिट हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। मान लीजिए 100 रुपये का डिपॉजिट है, तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट से सीआरआर का 4, सॉरी, रेशियो 4 है, मतलब 4% नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का नगद कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और एसएलआर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड और कैश के रूप में एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, जो अभी 18% है। सीआरआर का परसेंटेज भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी इसका मॉनेटरी पॉलिसी जो दिसंबर में हुआ है उसमें उसमें रिड्यूस हुआ है। सीआरआर रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, क्योंकि सीआरआर पहले 4.5% था, 0.5 बेसिस जो कम कर दिया, तो अब क्या होगा, बैंकों को आरबीआई में रखना नहीं होगा, तो बैंक क्या करेंगी, बैंक जो है पब्लिक को देंगे वो जो लोन है, इसीलिए सीआरआर कम किया है। तो लिक्विडिटी बढ़ेगा। तो एसएलआर और सीआरआर जो है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी पर मेंटेन करना पड़ता है। व्हाट सर इज अगर ट्रांजेक्शन? सीआरआर आए तो हमें 4 ही लगाना, 4% ही होगा। सीआरआर अभी 4% है, करंट सीआरआर 4% है। देखिए, दो रेट होते हैं। सॉरी, आरबीआई का जो है ना, एक पॉलिसी रेट होता है और एक होता है रिजर्व रेट। ये तो हमको पक्का पूछता है, मैं बताया ना, आरबीआई से जुड़े हुए जितनी चीज़ें हैं उनमें से 10 सवाल तो पूछते हैं। तो इनमें ये जो रेशियो है, जो पॉलिसी रेट्स है, रिजर्व रेट है, ये जरूर पूछता है। तो रिजर्व रेट में दो आते हैं, सीआरआर है अभी 4% और एसएलआर है कितना, 18%। 18। और कुछ होता है पॉलिसी रेट्स। पॉलिसी रेट्स मतलब रेपो रेट है। रेपो रेट क्या है,
जब भी जो बैंक्स हैं उन्हें पैसे की ज़रूरत रहती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं और शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, है ना, 14 दिन तक के लोन लेते हैं, तो उनको मैं आरबीआई जो इंटरेस्ट लगाता है उसको 6.50% गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल में रखता है, और ये वचन देता है कि मैं इसको अब रख लीजिए, फिर इसको मैं वापस छुड़ा लूँगा खरीद लूँगा पैसा देके, है ना। तो इसको 6.50% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है 6.25। क्या है, जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो आरबीआई के पास रखते हैं। अगर आरबीआई के पास रखेंगे और फिर आरबीआई से हम सिक्योरिटी मांगेंगे तो आरबीआई उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है 3.35%, जिसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। देखो, जब बैंकें आरबीआई के पास जाएंगे पैसा लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेपो रेट। और जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो आरबीआई के पास रखेंगे तो आरबीआई उसको जो देती है उसको रिवर्स रेपो। लेकिन दोनों ट्रांजेक्शन्स में कोलेट्रल रहता है। कोलेट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है। अब आरबीआई का कहना है कि भाई आपके पास सरप्लस पैसा है, तो आप मुझे बिना कोलेट्रल के दे दो, बिना कोलेट्रल, मुझे कोलेट्रल मत मांगो, मैं कोलेट्रल नहीं दूंगा। तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और अगर उसमें रखोगे तो 6.25% दूंगा। क्यों ज़्यादा दूंगा, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मांगोगे तो उसको भी तो पैसे लगाने पड़ेंगे ना उतना। सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी मांगते हैं तो एलआईसी बॉन्ड खरीदते हो, 10 लाख का सिक्योरिटी दोगे तो 10 लाख तो रुपये लग गए, इसीलिए। फिर एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर बैंकों को ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत पड़ गई, सडनली लिक्विडिटी क्रंच आ गया, सीआरआर मेंटेन नहीं हो रहा है, एसएलआर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आरबीआई से एक दिन का ब्याज लेती है वो 6.75। और अगर लंबे समय के लिए ब्याज लेना है तो उसको बोलते हैं बैंक रेट 6.75। तो ये रेशियो जरा आप याद कर लीजिएगा मॉनेटरी पॉलिसी का। फिर सवाल पे पढ़ते हैं मोनिका जी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि कल जो है जब भी आप सफल हो जाएंगे तो हमारे साथियों को चाय तो पिलाएंगे, है ना। ठीक है। कितने साथी हैं, 50 60 साथी हैं। व्हाट इज द ट्रांजेक्शन कोड ऑफ सेविंग बैंक चेक। हाँ, यहाँ पर देखिए मैं अपने अपने आपने देखा होगा चेक तो यूनिफॉर्म हो गया है ना। तो यहाँ 10-10 लिखे हैं रॉकी जी, पवन कुमार जी। ये इसमें दस। सर ऐसा पूछा था हम्म। कि विदाउट एक मल्टीसिटी। मल्टी सिटी एसबी चेक के जो है हम्म। मतलब ऐसा घुमाया होता कि माइकर कोड या माईसीआर कोड के बाद जो है 2 अंक लिखे होते हैं, वो क्या होता है, ऐसा करके घुमा के पूछा था इसको। तो 2 अंक लिखे होते हैं वो ट्रांजेक्शन कोड होते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। ऑप्शन में क्या था, 10 था। हाँ सर, 10 जी ही था सर, ऑप्शन। 10 था, पर वो दिया एमआईसीआर कोड के बाद जो है मल्टी सिटी एसबी चेक में जो नंबर पड़ा होता है वो क्या होगा, ऐसा करके। ठीक है। तो पहले जो चेक होते थे उनमें 10 था, लेकिन जब अभी होते हैं वो 31 है। लेकिन एग्जामिनेशन में 31 तो नहीं था कि था 31 उसमें सर वाला। विदाउट मल्टीसिटी बोला था सर, विदाउट मल्टीसिटी। अच्छा, विदाउट मल्टीसिटी तो 10 है ना। हाँ यही पूछा था सर। विदाउट मल्टी। सर इसको हम्म। 10 और 31 को सर क्लियर थोड़ा कर देते ना, कंफ्यूजन हो जा रहा है। 10 मतलब जो ऐसा चेक जो आपकी शाखा में ही भुगतान होगा, दूसरे ब्रांच में भुगतान नहीं होगा, उसको 10 होगा। और ऐसा चेक जो कहीं भी भुगतान हो जाएगा दूसरे शाखा में भी। हम्म। अच्छा, मल्टी सिटी चेक में 31 और नॉर्मल चेक में थी इन 10। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब याद आ गया। देखिए, अगर नॉन मल्टीसिटी चेक आया था, ऐसा ही तो बोल रहे हो, है ना। नॉन मल्टीसिटी चेक है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो चेक्स इस्तेमाल होते हैं इनमें ना एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स कोड्स होते हैं, जिसको डेवलप किया गया है सभी बैंकों को यूज़ करने के लिए। तो ये जो ट्रांजेक्शन कोड होते हैं ये प्री प्रिंटेड होते हैं और 2 डिजिट के होते हैं, और इनका जो सीरीज चल होता है 1 से 99 तक इसको प्रिजर्व रखा गया है। तो इसमें जैसे अगर 1 से 9 देखेंगे, अगर 01 से 09 कोड होगा तो वो जो होंगे वो कोड्स रिजर्व रखे गए हैं वो हाउस मतलब क्लियरिंग हाउस के लिए। 1 से 9 क्लियरिंग हाउस के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्लियरिंग हाउस के इंटरनल सेटलमेंट के लिए। 10 नंबर जो है वो सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट का चेक होगा, लेकिन वो केवल केवल क्या होगा, नॉन मल्टीसिटी चेक होंगे। मतलब उसका मतलब होता है कि ये चेक लेके कोई आएगा
तो सिर्फ आपके प्रयागराज में ही होगा, प्रयागराज के उस पर्टिकुलर ब्रांच में ही होगा। प्रयागराज के में अगर 2 ब्रांच है तो दोनों में जिससे इशू हुआ है वहीं पर होगा। मल्टीप्लिसिटी सिटी चेक कहीं भी हो जाएगा, भोपाल में भी हो जाएगा, इंदौर में भी हो जाएगा। तो 10 नंबर दिया है, तो आपका 10 नंबर जो है नॉन मल्टीप्लिसिटी है, और मल्टीप्लिसिटी के लिए चेक जो है 31 है। तो 11 नंबर जो कोड होता है वो करंट अकाउंट का कोड होता है, लेकिन वो भी नॉन मल्टीप्लिसिटी। और 30 नंबर जो कोड होता है वो मल्टीप्लिसिटी चेक होता है, जो आपका करंट अकाउंट का। और बैंकर चेक्स के लिए 12 नंबर होता है। और कैश क्रेडिट अकाउंट जिसको सीसी अकाउंट कहते हैं 13 नंबर होता है। डिविडेंड वारंट का 14 नंबर होता है। एक ज़्यादातर पूछता है डिमांड ड्राफ्ट का, कोई साथी बता पाएगा डिमांड ड्राफ्ट का कितना है? 16। 16 होता है। 16 16 सबसे सर। ज़्यादा इसका पूछा जाता है। ट्रेवलर चेक का 15 होता है। एक रेलवे ट्रांजेक्शन का कभी पूछा नहीं है, नेशनलाइज बैंक में एक आध बार पूछा है, वो 22 नंबर होता है रेलवे ट्रांजेक्शन का। स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन का कभी कभी पूछता है, स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन का 20 है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन का 21 है, पोस्ट ऑफिस का 23 है। ये सारे चेक अपना एक बार देख लीजिएगा। हालांकि इसका तो स्पेशल सेशन भी बना है, आपके लॉगिन सेक्शन में है। लेकिन यहाँ पर चेक देखिए, पहला चेक नंबर है, MICR कोड है, RBI अकाउंट डिटेल्स है इसका, और फिर यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन कोड है, आखिरी में लिखा रहता है 31 लिखा है। कल जाके बैंक जाके देख लीजिएगा आपके चेक में क्या नंबर लिखा है, उसके हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। अगर ये 10 लिख के आया है तो मेरे साथी बताएं जरा, कल 31 तो नहीं था ना उसमें ऑप्शन में? अगर 31 नहीं होगा, सर, नहीं सर, नहीं था, नहीं था। नहीं सर, 10 था, 10, 11, अगर 31 13 रहा ऐसे। भी, अगर 31 रहा भी, और अगर नॉन मल्टीप्लिसिटी चेक लिखा है तब भी 10 ही आंसर होगा। 10 ही होगा सर। 10 ही। नॉट मल्टीप्लिसिटी लिखा। हाँ। और ये 10 नंबर वाला पहले बहुत पूछता था, आज से 2 साल पहले। लेकिन अगर ये 2 साल बाद देखेंगे तो ये पहली बार आपसे पूछा है, क्योंकि इसके पहले जो साथियों को सवाल पूछा है उसमें 31 ही वाला पूछा है, मल्टीप्लिसिटी चेक वाला। अगला सर सवाल आप। मल्टीप्लिसिटी के लिए ये एट पार भी वर्ड यूज करता है क्या? एट पार, ठीक है। जी सर। एट पार, एट पार मतलब मल्टीप्लिसिटी चेक कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल रिकवरी टूल? बहुत सारे इसमें टूल दिए गए थे, और आपको बताना है कि कौन सा लीगल नहीं है, लीगल रिकवरी टूल नहीं है। तो जैसे कि सरफेसी लिखा होगा तो सरफेसी लीगल टूल है, DRT लीगल है, आपका IBC लीगल है, और एक दिया होगा कंप्रोमाइज सेटलमेंट, है ना? ऐसे दिया था ना सेवक जी, हाँ सर, कंप्रोमाइज। जी जी। तो वन टाइम सेटलमेंट या कंप्रोमाइज सेटलमेंट जो है लीगल टूल आपका नहीं है। और है कंप्लेंट रिसीव्ड एट ब्रांच लेवल शुड बी रिजॉल्व विद इन हाउ मेनी डेज? अगर कोई शिकायत जो है शाखा स्तर पर मिलती है तो कितने दिनों के अंदर 8 दिन। हो जाने चाहिए? तो 7 दिन। 7 दिन है या 8 दिन है शायद, 8 दिन है सर, 8 दिन, 8 8 दिन है। दिन। मध्यांचल ग्रामीण बैंक का 8 दिन में है शाखा तो स्तर 8 पर, दिन है सर। और RO स्तर पर 15 दिन है ना? नहीं, और 10 दिन सर। नहीं, आरओ 10 दिन है सर, HO में। आरओ में 10 दिन और एचओ में 15 दिन। HO में 15 दिन, ठीक है। तो तो ये सभी बैंकों में अलग अलग डेट हो अलग सकता अलग है है, क्या? सभी बैंकों में अलग सर अलग है। इसमें थोड़ा सा एक डाउट था। हाँ, इसमें जो हमारी पॉलिसी है, इससे कंप्लेंट डिटेल्स पॉलिसी, उसमें एक जगह ब्रांच लेवल पे 7 दिन लिखा हुआ है, एक जगह 8 दिन लिखा हुआ है। अच्छा। वैसे तो 8 दिन है, आप एक बार पॉलिसी भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। सर हमारे ब्रांच में, हमारे बैंक में तो ये 7 दिन है मतलब। हम्म, ओके। 7 दिन कौन सर सी बैंक, कौन सी डीबीजीबी पढ़ा? का कुछ आइडिया है सर कितना दिन है? अभी पढ़ाऊंगा ना UBGB का। सर TGB, TGB। हाँ, ये सर TGB। मैंने अपने हेड ऑफिस में भी एग्जाम से पहले बात किया था, तो उन्होंने बोला कि ये तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, 7 भी है तो 8 भी, तो आप 7 मार के आना, तो मैं 7 मार के, आप पता नहीं क्या। आप मुझे पॉलिसी एक बार दिखा दीजिएगा, है ना, नहीं जो सर, चेंज आप हो गया, 8 दिन हो गया सर। हम्म 8 दिन हो गया। हालांकि हम लोग शायद पढ़ाए हैं तो 8 ही दिन ऐसा लग रहा है ना इसको, पॉलिसी जी को। हाँ जी, सर, आप 8 ही पढ़ाए हैं दिन सर, है। उसमें 8 दिन ही है। 8 दिन है, सर मैं रेडी। अभी भेज रहा हूँ सर आपको, पॉलिसी का फोटो कोई भेजता हूँ बात नहीं, सर, है देख ना, लूंगा, है ना, देखिएगा। देख लूंगा, ठीक है। हमेशा मतलब ये चीज़ें देख के अपडेट होता है, मैं एक बार चेक कर लूंगा, आप भेज दो, है ना। तो यहाँ पर 8 दिन ले लीजिएगा, उसमें 7 दिन भी था क्या ऑप्शन में? बिल्कुल हाँ सर। 7 दिन भी था, जी ओके। सर। चलिए, तो ये सवाल बताइए, SSG से क्या सवाल आया था? एक क्वेश्चन इसमें SSG सर से। जो PGFMU के थ्रू कवर होता है, उसमें फर्स्ट ईयर, इसमें उसकी वो क्या बोलते हैं उसकी
प्रीमियम फीस की राशि फीस क्या होती है? फीस की गारंटी राशि। कवर की जो होती है पॉइंट फर्स्ट टू ईयर की। 0.25%। किसमें ये एसएचजी में आया था ऐसा सवाल? यस सर, हाँ जी सर, एसएचजी में। एसएचजी का जो सर कवरेज होता मुद्रा है के सीजीएफएम अंदर के थ्रू, उसकी सर जो पहले साल में 0.25% होता है, उसके बाद 0.50 होता है। अच्छा, ठीक है। तो वैसा सवाल आया था सब्सिडी वाला ना। तो वो जैसे हम अभी जो साथी अभी सुन रहे हैं, तो वो सवाल जो है एक बार भेज दीजिएगा, तो अगले सेशन में जो कल हम कंप्लीट से करेंगे इस क्वेश्चंस को, उसमें मैं इंक्लूड करके और डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि आने वाले साथ जो एग्ज़ाम है उन साथियों को मदद मिलेगी। तो एसएचजी में, वैसे तो एसएचजी के और कोई सवाल आए थे क्या, आपको याद आ रहा है मनीष जी? एसएचजी से जुड़ा हुआ एनआरएलएम, डे एनआरएलएम नहीं या सर, और कोई क्वेश्चन नहीं और था, कोई बस सवाल यही नहीं? था। चलो बढ़िया। ये सवाल देखिए क्या आया था, आप बताना, मैं पढ़ दे रहा हूँ। इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर हाउ मेनी पीरियड्स is to be credited in the education loan for the eligible economic weaker second section student with the सर threshold limit of parental income। तो ये क्या सवाल आया था, जरा समझाइए सर जरा। इसमें सर पूछा इसमें था कि ये मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट रेट में कितनी छूट रहती है पूछा था। अच्छा, तो हम्म। इंटायर पूरा 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 छूट हाँ रहता सर, ये वही पूरा सर पूरा इंटायर इंटरेस्ट। हम उसमें। है। 100% होता है। 100% होता है इंटायर मोरेटोरियम पीरियड में, जो है छूट रहती है। तो जो भी एजुकेशन लोन होते हैं, उनमें उनके पेरेंटल इनकम 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर एनआरएलएम वाला क्लियर नहीं हुआ। एनआरएलएम वाला मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, सवाल एक बार आएगा। एक बार मनीष जी और बता दीजिए, एनआरएलएम वाला सज्जी में क्या सवाल पूछा था? पवन कुमार जी का सवाल है ना? बरेली से सर पूछ रहे क्वेश्चन रिकॉल रिकॉल हैं। नहीं कर पा रहा है सर एकदम। क्वेश्चन रिकॉल नहीं सर सर एक्चुअली उसमें ये क्वेश्चन 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 था ऐसा था। कि एनआरएलएम में जो कवरेज होता है सीजीएफएम के थ्रू, हम्म जो उसकी फीस होती है, हम्म तो वो फीस कितनी होती है फर्स्ट ईयर। अच्छा, हाँ सर, ये सीजीटी पूछा में से था। प्रीमियम कितना होता है सर फर्स्ट ईयर के लिए, ऐसा था कुछ। फर्स्ट ईयर की जो प्रीमियम होती है तो कितनी होती है। ओके, तो इसको हम थोड़ा कल थोड़ा स्टडी करके और थोड़ा बता देंगे, है ना? सर फर्स्ट ये ईयर। 0.5% होती है सर आउटस्टैंडिंग। 0.25% है फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकंड नहीं, ईयर के लिए 0.5% होता है 0.50%। आउटस्टैंडिंग का। अच्छा। हाँ वही। हाँ सर। और नेक्स्ट ईयर में होता है 0.25%। वो भी केवल आउटस्टैंडिंग का होता है। और अगर हम सीजीएमएफयू अदर लोन की बात करेंगे, जैसे मुद्रा है, तो हम्म उसमें क्या है, सैंक्शन अमाउंट का होता है 1%। ओके। तो ये एक बार थोड़ा और हमारे साथियों को कल मैं अपडेट कर दूंगा, कि उनका, ताकि उनको भी याद हो जाए सरल तरीके से। तो अभी जो नेक्स्ट कल वाले सेशंस होंगे, उसमें क्वेश्चन में ऐड होगा ना, तो उसमें हम थोड़ा बता देंगे। बाकी हमारे साथी जो कह रहे हैं उसको उसी तरह से पढ़ा जाए, सुना जाए, है ना? चलिए, तो ये सवाल तो हमारे साथियों ने अच्छा किया। अगला है फुल फॉर्म। ये पिटपी का क्या पूछा था? पिटपी का PIGP है। फुल फॉर्म पूछा था, क्या नहीं पूछा सर, था? पीडीपी का नहीं आया था सर, मनी का फुल फॉर्म आया था, या में या नाई का था। हाँ, मनी, है ना? जी सर। तो वो जो आरबीआई ने जारी किया मनी, है ना? तो जी सर, उसका फुल वही। फॉर्म पूछा था। ये पिटपी का भी तो हमारे साथी ने भेजा है। पिटपी का मनी का फुल फॉर्म तो मोबाइल रेट नोट आइडेंटिफायर है ना? जी सर वही बात। मनी का जो फुल फॉर्म है क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर है। मतलब आरबीआई ने एक जो है आपका मोबाइल ऐप पे ऐसा किया है, जिसमें कि डेवलप किया है, मोबाइल का फ्री ऐप डेवलप किया है, जिससे कि जो विजुअली एम्पेयर्ड लोग हैं, जो देख नहीं पाते, वो नोट को जो है उसमें जान पाएंगे इंडियन करेंसी के बारे में। तो इसके लिए उनको प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, और अपने ऐप से कैमरा ओपन करना है, और नोट के ऊपर कैमरा रखना है। कैमरा रखते ही ऐप क्या आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये नोट का डिनोमिनेशन क्या है। तो ये जो है एक अच्छी फैसिलिटी है। आप लोग भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में इसको देख सकते हैं कैसे कर सकता है, कैसे होता है। हमारे ऑफिस में मैं देखा हूँ, एक साथी करते हैं, वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, पूरा चला लेते हैं। तो फुल फॉर्म आप पिटपी, जैसे हमारे साथी ने भेजा है, पिटपी से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं आया था। आप लोग बताइए, एक साथी ने सवाल भेजा है इसको, पिटपी का क्या आया था, कुछ याद आ रहा है? नहीं आया था। नहीं चलो सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर। ठीक है। तो पिटपी का नहीं आया था, वो मनी का है। तो मनी का मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर है, ये फुल फॉर्म है। और फुल फॉर्म कितने आए थे? कितने फुल फॉर्म ठीक आए है थे? तब। ठीक। 3 4 आए थे, एक ही आया था? एक एक ही ही है। आया था सर। ठीक एक है। ही आया ये था सर। ये क्वेश्चन को हम लोग जो है नल एंड वाइट करते हैं। मनी का फुल फॉर्म आया था। वैसे पिटपी का फुल फॉर्म भी जान लीजिए।
पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर, कि कैसे सुरक्षित तरीके से कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं या गलत काम करप्शन हो रहे हैं तो उनकी जानकारी देने के लिए ये पिटपी जो है एक बना हुआ है, जिसमें कि उस जो इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति है उसकी सूचना गोपनीय रखी जाए, ताकि उसको कोई अहित ना हो, उसको कोई चोट ना पहुंचाए, मारे ना, या उसका कोई परेशान ना करे। पता चला आप शिकायत कर रहे हैं अपना ब्रांच हेड, रीजनल हेड, जोनल हेड, किसी के नाम पे शिकायत कर रहे हैं, वही तो धर देंगे आपको, है ना। तो इसीलिए ये पिटपी में जो है आप इसमें ये सरकार ने कहा है कि शिकायत करने वाला इस स्कीम के तहत उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। चलिए अगला सवाल बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है। व्हाट इज द नेगेटिव वर्किंग कैपिटल? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के बारे में सवाल पूछा। तो जैसे कि आप जानते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट जी माइनस करंट लायबिलिटी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होगा? जब करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा करंट एसेट से तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होगा। तो यहाँ पर व्हेन करंट लायबिलिटी एक्सीड्स करंट एसेट देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ये तो सही कर दिए होंगे सब लोग, है ना। जी सर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, मटेरियल अल्ट्रेशन से एक सवाल आया था। क्या सवाल आया था बताओ जरा। डेट चेंज है तो क्या कहलाएगा, ऐसा आया था या क्या आया था? नहीं सर, उसमें ऐसा था ये कि सर मतलब इनमें से कौन सा मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। अच्छा ऑप्शन बताइए, कुछ याद आ रहा ऑप्शन, हो तो। आंसर सर याद है कि मतलब बियरर चेक को क्रॉस चेक बना दिया जाएगा। अच्छा, हाँ वो वाला, ये तो हाँ। पॉपुलर सीरीज का सवाल है हाँ, ना। बाकी ये था कि डेट चेंज कर दिया जाए या लेकिन अमाउंट चेंज कर लेकिन दिया ऐसे अगर कुछ बियरर ऑप्शन था। बियरर चेक को क्रॉस चेक बना दिया तो वो मटेरियल जी। अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। बियरर चेक है, जी उसको जी। क्रॉस कर दिए तो मटेरियल अल्ट्रेशन थोड़ी ना हुआ। मान लीजिए हाँ देखो। तो ये, हाँ तो इसमें यही तो वही पूछा था वही सर, कौन क्वेश्चन सा था रहेगा। सर कि इसमें से कौन सा मटेरियल अल्ट्रेशन मटेरियल नहीं अल्ट्रेशन हुआ। नहीं है। हाँ अच्छा ऐसा था, क्वेश्चन यही था हाँ कि हाँ, मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। नहीं है। तो मटेरियल अल्ट्रेशन क्या नहीं है, मान लीजिए कोई ब्लैंक चेक है उसको कोई भर दिया तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। बियरर चेक है उसको ऑर्डर कर दिया तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। डेट नहीं है, डेट भर दिया, मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन अगर डेट में चेंज कर दिया मटेरियल अल्ट्रेशन है। पे में चेंज कर दिया मटेरियल अल्ट्रेशन है। ऑर्डर चेक को बियरर कर दिया मटेरियल अल्ट्रेशन है। तो ये है कि बियरर चेक को ऑर्डर में कर दिया वो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। अगला ये आया था कि विच कोड इज यूज्ड फॉर आरटीजीएस एनईएफटी सेटलमेंट। ये आया था, ऐसे ही आया था कि कुछ और आया था? जी सर, यही था ऐसे। ये था, ये तो सिंपल था। मटेरियल अल्ट्रेशन जो है वो सॉरी आरटीजीएस एनईएफटी सेटलमेंट में क्या यूज़ किया जाता है? आईएफएस कोड यूज़ किया जाता है। आईएफएस कोड का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यूज़ किया जाता है। और सर कितने पूछा डिजिट तो का सर होता है? कि ऐसा करके कि जो आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं तो जो जिस बैंक में भेजा जाता है उस बैंक की किस कोड की आवश्यकता होती है ऐसा करके। अच्छा ओके। और ये आईएफएससी कोड आईएफएससी कोड। ऑप्शन था, और कितने डिजिट वगैरह नहीं पूछा था इसमें, कितने डिजिट का नहीं होता नहीं है? नहीं सर। तो सभी साथी जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। आईएफएससी कोड जो है इस्तेमाल किया जाता है आरटीजीएस एनईएफटी में। आईएफएससी कोड 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो बैंक ब्रांच को जो है आइडेंटिफाई करता है, साथ ही उसके ट्रांजेक्शन्स के लिए काम आते हैं आरटीजीएस एनईएफटी। और आरबीआई जो है वो यूनिक आईएफएससी कोड जो है वो असाइन करता है। इसमें आईएफएससी कोड में जो 11 डिजिट होते हैं उनमें से फर्स्ट 4 डिजिट जो होता है बैंक कोड होता है, पांचवा डिजिट जो है जीरो होता है, और लास्ट जो 6 डिजिट होता है वो ब्रांच का कोड होता है, जो ईच ब्रांच के लिए यूनिक होता है। ये आपका आईएफएससी कोड है। और ये थोड़ा सरल पॉपुलर सीरीज का सवाल है। तो आज थोड़ा बीसी क्वेश्चन हम बना पाए। तो बहुत सारे साथियों के लिए मैं लिखा हूँ, थोड़ा सा बोले सर कि थोड़ा कठिन था, कोई बोला कोई एवरेज था, कोई इजी था। तो घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर गिर कर उठ कर उड़ सके वही जिंदा है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन गिर कर उठ कर उड़ सके वही जिंदा है। और निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा होते हैं, मरने के बाद तो कहाँ निंदा, मरने के बाद तो वाह 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 ठीक ही था, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो इसके बाद स्केल 1 2 का भी है सवाल, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, 10 15 सवाल आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा हमारे एक साथी अभी 45 सवाल भेजेंगे। मनीष जी आप भी भेज दो जो साथी के पास है।
तो आज 20 सवाल है, लेकिन सवाल भले ही 20 हम यहाँ पढ़े होंगे, लेकिन आप उस सवालों के माध्यम से 70 हैं बोल रहे हैं, भेजिए भेजिए, मेरे पास 70 भेजिए, हो ना, कल कर लेंगे 70। तो सवाल भले ही यहाँ पर 20 हैं, लेकिन आपको इस सेशन के माध्यम से लगभग 50-60 सवाल जो है मिल गए होंगे। इसी तरह सीखते रहिए और खुशी के गीत गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भाव से कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। सर, इंटरनल सर्कुलर कितने क्वेश्चन आए? तो हमारे साथियों का कहना है कि जो जो 60 क्वेश्चन होते हैं, उनमें 30 क्वेश्चन जो है इंटरनल सर्कुलर के आए हैं। बराबर है मनीष जी, सेवक जी, कितने इंटरनल जी सवाल के आए? जी जी सर। मतलब 50-50% आया, 50% 50% का होता है। और 50% जो है जनरल। तो 50% मतलब 20 क्वेश्चन तो आप देख ही लिए, 20 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल टाइप के हैं। कल जब डिस्कस करेंगे तो इंटरनल का पता चलेगा, और जब इंटरनल की जिस पॉलिसी सवाल आया है तो आप वैसे ही पढ़ना चालू कर देना, ठीक है। और कुछ पॉपुलर सीरीज का और सवाल है जो अभी कल डिस्कस करेंगे, जैसे कि ना वो फॉर्मर सर्वाइवर वाला एक सवाल है ना, कि एक जी ग्राहक आता है, जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है परिवार के साथ, लेकिन कंडीशन ये है कि जब तक वो जिंदा है, आया था सर वो। जब तक जिंदा है वही डील करेगा, तो इसको क्या बोलते आया हैं? था वो क्वेश्चन सर। और और एक है आइदर सर्वाइवर अकाउंट है, नॉमिनी है, एक की डेथ हो जाती है, मैच्योरिटी के बाद किसको दोगे पैसा? हाँ सर, दोनों आए थे ये। और एक सवाल है जो फर्म का 5 लाख की लिमिट है, हाँ हाँ सर, ये तो बिल्कुल जॉइंट ऑफर आई थी सर से इसमें। गारंटी क्वेश्चन है ये। 6 लाख रुपए अपने स्टॉक है, स्थान ये निश्चित तो कीजिए। सर बिना पेन लिए ये तो रटा रटा गया था एकदम से। हाँ, बिना पेन के कितना वो लगेगा, है ना। हम्म। और मतलब सोचो, इंटरनल पॉलिसी से भी 20 सवाल आए थे, लेकिन अब 20 से 30 सवाल अभी कल हम डिस्कस करके हम लोग बता देंगे। और एक सर वो वाला भी आया था एसटीडीआर जो है 20,000 के ऊपर किस एक्ट के तहत जो है नगद नहीं वो किया जा सकता है। इनकम टैक्स। आईटी एक्ट 269 करके जो है उसका। तो भी आया था। तो ऐसे ऐसे थोड़ा हाँ थोड़ा टाइप करके भेज दीजिएगा ना, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से 55-56 सवाल हो जाएंगे पूरे, है ना। जी चलिए, जी। बहुत बढ़िया। सर तो मैंने इसी तरह सीखते रहिए। अच्छा लगा, कोई फीडबैक देगा कैसा लगा, जो हमारे मतलब एमजीबी को छोड़ के मतलब दूसरे बैंक के साथी हैं, उनको कैसा लगा? थोड़ा अच्छा लगा बहुत सवाल? हम्म? हम यूपी सर बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा है। अच्छा, आमोद जी, अच्छा लगा। जी सर। हाँ, अब ऐसे बोलना जरूरी है ना, क्योंकि ना अच्छा लगा बोलने से जो साथी और पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, या जो बाद में देखेंगे, वो भी अच्छा रहेगा ना। और रियली में अच्छा है, क्योंकि रिकॉल ऐसा क्वेश्चन आ जाए सर तो बम भोले हो जाए। ऐसा भोले होगा, क्वेश्चन आ जाए। भोले होगा, तो हमें आस भी रखना है, और एग्जिट पॉलिसी का देखा जाए सर, सफलता का यूजीसी अभ्यास भी रखना है, और खुद का आत्मविश्वास भी रखना है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, फोर्ज नोट के एफएनबी, फोर्ज नोट विजिलेंस सेल वाला क्वेश्चन बिल्कुल नया था। हाँ, अभी आ रहा है, एक दो और जगह आ चुका है वो। चलिए, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। इसी तरह रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, और खुशी के गीत गाते रहिए, और सफलता पाते रहिए। मैं फिर मुलाकात करूंगा कल आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, बहुत यस बहुत सर। शुक्रिया।